हेलो स्टूडेंट्स। अब आज हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट द रशियन रेवोल्यूशन। ठीक है, कि किस तरीके से वहाँ की जो सोच थी यूरोप की अबाउट द सोशलिज्म, उसने आगे किस तरीके से रशिया में रेवोल्यूशन को हवा दी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहले बात कर रहे हैं इन 1914 सार निकोलस रूल द रशियन एम्पायर। तो 1914 तक सार निकोलस टू जो थे उनका यहाँ पे एम्पायर था, वो यहाँ पे रूल करते थे एज अ किंग। ठीक है, सार निकोलस के बारे में हम लोग पढ़ लें। यहाँ पे टी वर्ड यूज हुआ है लेकिन इसको हम सार पढ़ेंगे। ठीक है, CZAR भी इनको बोला जाता था, इनकी स्पेलिंग को। तो सार निकोलस टू वॉज अ रोमनव फैमिली। तो ये रोमनव फैमिली को बिलोंग करते थे। काफी वीक रूलर थे, मीन्स इनका जो सत्ता थी वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी। लिटिल कंट्रोल ओवर द आर्मीज, इनका आर्मीज के ऊपर भी बहुत ही कम कंट्रोल होता था। एंड कंसर्न विद द प्लाइट ऑफ द पीपल, एंड वो बिल्कुल भी उनको फर्क नहीं पड़ता था कि जो उनकी प्रजा है उसको वो किस तरीके से रह रही है या उनकी नीड्स क्या है। ठीक है, ही वॉज अ कंप्लीट एट्रोकेट। ऑटोकेट का मतलब होता है कि ऐसा पर्सन जिसके पास में फुल पावर्स है। ठीक है, मीन्स जो करना चाहे वो करना चाहे, उसको अगर नहीं परवाह है किसी के वेलफेयर की तो वो नहीं करेगा, सिर्फ वो अपना ही देखेगा। ठीक है, तो ही वॉज अ कंप्लीट ऑटोक्रेट। उसको कोई मतलब नहीं था कि उसकी प्रजा किस तरीके से रह रही है या उनकी क्या नीड्स है ना। इकोनॉमी एंड सोसाइटी, रशियन पॉपुलेशन अबाउट 85% वर एग्रीकल्चरलिस्ट। तो रशिया की जो पॉपुलेशन थी 85% उसमें लोग जो थे वो एग्रीकल्चर से बिलोंग करते थे। इंडस्ट्रीज वर बीइंग सेटअप विच वाज द मोस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट। अब इंडस्ट्रीज सेटअप तो थी लेकिन वो सिर्फ प्राइवेट प्रॉपर्टीज थी कुछ लोगों की, और सिर्फ इंडस्ट्रीज जो थे उन्हीं के पास में थी। ठीक है, वर्कर्स वर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स बट दे डिड यूनाइटेड टू स्ट्राइक वर्क व्हेन दे वर डिससेटिस्फाइड। तो वर्कर्स जो थे वो ग्रुप्स में डिवाइडेड जरूर थे, बट अगर कभी भी अगर कुछ प्रॉब्लम आती थी या किसी भी वर्किंग प्रोसेस से वो डिससेटिस्फाइड होते थे तो वो लोग यूनाइट हो जाते थे टू स्ट्राइक वर्क। ठीक है, तो स्ट्राइक के लिए वो हमेशा फिर साथ में हो जाते थे। पीजेंट हैड नो रिस्पेक्ट फॉर नोबिलिटीज वेरी अनलाइक द फ्रेंच पीजेंट। तो फ्रेंच पीजेंट के जब हम लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग कि अगर वहाँ पे पीजेंट्स के साथ में अगर नाइंसाफी हो भी रही होती थी तो वो लोग उसको टॉलरेट कर लेते थे। बट यहाँ पे रशिया में पीजेंट्स जो थे उनको नोबिलिटीज के लिए कोई भी रिस्पेक्ट नहीं थी। मीन्स वो लोग किंग की भी रिस्पेक्ट नहीं करते थे और ना ही किंग से रिलेटेड जो भी मिनिस्टर्स होते थे या आर्मी मैन्स होते थे उनकी भी रिस्पेक्ट नहीं करते थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था उनसे। रशियन पीजेंट वर द ओनली पीजेंट कम्युनिटी which pooled their lands and their commune divide it। तो रशियन पीजेंट ओनली पीजेंट थे, पीजेंट कम्युनिटी के, जो कि अपने लैंड्स को पूल पे, मीन्स वो लोग अपने लैंड्स को लीज पे चढ़ा के वो लोग अपना पैसा कमा लिया करते थे ना। सोशलिज्म इन रशिया, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रशिया बिफोर 1914। तो 1914 के पहले मीन्स जब तक सार निकोलस का वहाँ पे रूल था उसके पहले जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज रशिया में थी वो इलीगल थी। ठीक है, उनका लीगली कोई भी वजूद उस समय नहीं था। रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन 1898 और रशियन की नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी जो थी वो 1898 में फॉर्म हो चुकी थी। इट स्ट्रगल्स टू गिव पीजेंट देयर राइट्स ओवर लैंड एंड बिलोंग टू नोबल्स। तो उनका काम, उनका स्ट्रगल इतना होता था कि वो लोग हमेशा जो पीजेंट्स होते थे उनकी राइट्स के लिए खड़े रहते थे। मीन छोटे जमींदार जो होते थे या छोटे बिजनेस पार्टनर्स जो होते थे वो ध्यान रखते थे कि जो भी लैंड जो नोबल्स के अंडर में जा रहा है वो एटलीस्ट उनके राइट्स के अकॉर्डिंग पीजेंट्स को फुल अधिकार उसका मिले। ठीक है, एज लैंड वॉज डिवाइडेड अमंग पीजेंट पीरियडिकली विच मेक्स देम नेचुरल सोशलिस्ट एंड इट वॉज
felt that peasant and not workers would be the main source of revolution. तो पीजेंट्स के जो लैंड डिवाइडेड थे, पीरियडिकली वो डिवाइड हुआ करते थे, ठीक है, मीन्स एक के बाद वो चेंज हुआ करते थे, ठीक है, वो एक के पास में फुल टाइम लैंड नहीं होता था। तो जो भी मेन सोर्स ऑफ रेवोल्यूशन थे वो पीजेंट्स और या वर्कर्स नहीं थे, मीन्स रेवोल्यूशंस में इन लोगों को इन्वॉल्व नहीं किया गया था। बट लेनिन डिड नॉट अग्री विथ दिस एज ही फेल्ट दैट पीजेंट वर नॉट वन सोशल ग्रुप। तो लीनिन जो थे, लीनिन एक पर्सन थे जो कि एक सोशलिस्ट थे, वो इस बात का एग्री करते थे कि पीजेंट्स जो हैं वो सोशल ग्रुप के अंदर में नहीं आते हैं, ठीक है, इसीलिए वो रेवोल्यूशन में उनको इंक्लूड नहीं किया करते थे। द पार्टी वॉज डिवाइडेड इंटू बोल्शेविक एंड मेंशेविक। वहाँ पे जो पार्टीज थी वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, बोल्शेविक एंड मेंशेविक में, ठीक है। यहाँ पे मैंने जिसकी बात कर रही थी व्लादिमीर लेनिन, जो कि चाहते थे कि पीजेंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व नहीं हो रेवोल्यूशन में, क्योंकि वो सोशल ग्रुप के अंदर आती ही नहीं है। दी पार्टी वापस से वही चीज़ की जो पार्टी जो थी वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी, बोल्शेविक एंड मेंशेविक में। दी 1905 रेवोल्यूशन। अब 1905 रेवोल्यूशन में क्या हुआ, रशिया वॉज ऑटोक्रेसी। तो उस समय रशिया जो थी वो ऑटोक्रेसी पे आ गई थी, दैट मीन्स कि फुल पावर जो था वो रशिया के पास में आ गया था। द सार वॉज नॉट सब्जेक्ट टू द पार्लियामेंट। और जो किंग सार थे, सार निकोलस, उनका पार्लियामेंट में बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था, मीन्स उनको वहाँ पे सब्जेक्ट दिया ही नहीं था। लिबरल्स वांटेड टू एंड द स्टेट ऑफ अफेयर्स। और लिबरल्स जितने भी थे वो चाहते थे कि जो स्टेट्स के अफेयर्स हैं, जो डिफरेंट स्टेट में जो अलग अलग काम चल रहा है, उसको ख़त्म कर दिया जाए। दे वर्क टूवर्ड्स डिमांडिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन ऑफ 1905, ठीक है। और 1905 में उन्होंने चाहा कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है, एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाए ना। ब्लडी संडे। अब इन सब का इम्पैक्ट क्या हुआ, the prices of essential goods rose so quickly by 1904 that the real wages declined by 20%. अब सडनली 1905 के टाइम पे जो एसेंशियल गुड्स थे, में जो ज़रूरत के सामान थे, उनका जो प्राइस था वो सडनली बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया, ठीक है। और जो वेजेस था वो 20% जो था वो घट गया। During this time, 4 members of Patilov Iron Work were dismissed। और इसी टाइम पे जो 4 मेंबर्स थे पटलेव आयरन वर्क के, वो उन्हें डिसमिस कर दिया गया। द एक्शन वॉज कॉल्ड फॉर। और इसी वजह से बहुत ज़्यादा अफरा तफरी उस समय रशिया में हो गई। ओवर 1,10,000 workers in St. Petersburg went on strike, demand a reduction in working hours and increase in wages। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब हम यूरोप की सोशलिज्म के बारे में बात कर रहे थे, कि उस समय उन लोगों का वर्किंग आवर्स जो था वो बहुत ज़्यादा हुआ करता था। तो सेंट पीटर्सबर्ग में जितने भी वर्कर्स थे उन लोगों ने स्ट्राइक कर दिया कि उन लोगों का जो वर्किंग आवर्स है उसे कम कर दिया जाए और वेजेस जो है वो बढ़ा दिया जाए, जबकि पहले जो चीज़ थी वो पूरी उल्टी थी। उनका वर्किंग आवर्स जो था वो बहुत ज़्यादा था और जो उन्हें वेजेस मिल रहा था वो बहुत ज़्यादा कम मिल रहा था। इसी वजह से 1,10,000 वर्कर्स ने सेंट पीटर्सबर्ग में स्ट्राइक कर दिया कि उनका जो वर्किंग आवर्स है उसे कम किया जाए और वेजेस जो है उसे बढ़ाया जाए, क्योंकि ऑलरेडी इतना ज़्यादा प्राइजेज में, गुड्स के प्राइजेस में इंक्रीमेंट हुआ है कि अब उनका जो खर्चा है वो पूरा नहीं रहा है। द प्रोसेशन वॉज लेड बाय फादर गैपन। और फादर गैपन ने इस पूरे प्रोसेशन को, ये पूरा जुलूस फादर गैपन ने चलाया था। दिस प्रोसेशन वॉज अटैक्ड बाय द पुलिस एंड कॉसेक्स। अब ये जो प्रोसेशन जो फादर गैपन ने चलाया था, उस प्रोसेशन को अटैक कर दिया पुलिस एंड कॉसेक्स ने। ओवर 100 वर्कर्स वर किल्ड। और इसी प्रोसेशन में, इसी जुलूस में 100 वर्कर्स जो थे उनकी डेथ हो गई थी। स्ट्राइक टुक प्लेस एज अ रिएक्शन। और यही स्ट्राइक जो थी उसने फिर एक बड़ा मोड़ ले लिया।
दिस इज़ द पर्सन, फादर गैपन की जिसने बात करी थी, जिन्होंने वो पूरे जुलूस को संबोधित किया था। पीपल डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। द सार अलाउड द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट और दुमा। तो जो लोग थे उन्होंने फिर डिमांड करी कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। सार ने भी अलाउ किया कि चलो ठीक है, कंसल्टेटिव पार्लियामेंट इलेक्ट की जाए। सार डिसमिस द फर्स्ट डमा विद इन 75 days एंड अनाउंस द इलेक्शन ऑफ द सेकेंड डमा। तो लेकिन सार ने 75 days के अंदर अंदर ही फर्स्ट डमा को डिसमिस कर दिया और सेकेंड अनाउंसमेंट उन्होंने कर दिया था सेकेंड डमा के इलेक्शन के लिए। नाउ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। अब किस तरीके से ये सारी चीज़ें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को आगे बढ़ा के लेके गई, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। ओके, सो टिल देन टेक केयर।